हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला 2 पार्ट में पढ़ चुका था और हम लोगों को आज पार्ट 3 पढ़ना है। पिछले 2 पार्ट्स में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत नॉलेज लिया था और कुछ व्यंजन के जो महत्वपूर्ण पार्ट अभी छूट गए थे, उनको हम लोग तीसरी वीडियो में या तीसरे पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा जो हिंदी वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना पूछा जाए। तो हम लोग जो है इस वीडियो में घोष, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद हमको आज पढ़ना है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। अब देखिए, जैसे होता है दंतमूल या वार्ष दंतमूल, इसको वार्ष दंतमूल भी कहते हैं, वार्ष दंतमूल कह सकते हैं या फिर दंतमूल व्यंजन भी कह सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की जो नोक होती है, ऊपरी मसूड़े को ही हम वर्ड से बोलते हैं, वो स्पर्श करती है या उसके समीप पहुंचकर झटके से मुड़कर पीछे हट जाती है, ठीक है। और जो इसका एग्जाम्पल होता है, जो वार्ष दंतमूल के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं न, स, र, ल, ज और ड़। इसको हम सीधा सीधा याद करने के लिए इसको हम नलरस जा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नलरस जा। हमारे लिए याद करना जो है आसान हो जाएगा। हम अगली बात करते हैं, प्रकम्पित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, प्रकम्पित या लुंठित वर्ण किसे कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है, जिस व्यंजन के ध्वनि के उच्चारण में जीभ का आगे से मुड़ना, प्रकम्पित होना या कंपित होना, कंपन होना, या जीभ की नोक जो होती है वायु से रगड़ खाकर कांपती, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकम्पित या लुंठित वर्ण कहते हैं। एक बार अच्छे से वीडियो को देखने के बाद आप लोग PDF का रिवीजन कर लीजिएगा, तो इससे सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। अब इसका जो उदाहरण होता है, यानी प्रकम्पित या लुंठित वर्ण जो होता है वो रा होता है। आप लोगों से एग्जाम में परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि प्रकम्पित या लुंठित वर्ण कौन सा होता है, तो आपको बताना है रा, ठीक है। हम अगले व्यंजन पे चलते हैं। तो ये अगला जो व्यंजन हमारा है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या है? जिस व्यंजन की ध्वनि के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास जीभ के अगल बगल से प्रवाहित होती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण होता है ला, यानी पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आपको बहुत सारे विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से ला सही हो जाएगा। हम अगले व्यंजन की तरफ चलेंगे, काकल्य, स्वर यंत्रमुखी या काकल्य, इसको हम लोग स्वर यंत्रमुखी भी बोल सकते हैं। स्वर यंत्रमुखी भी या काकल्य बोल सकते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में, यानी जिस व्यंजन की ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? काकल्य बोलते हैं, ठीक है, काकल्य वर्ण बोलते हैं। और जो काकल्य होता है वह हा होता है, यानी एक वर्ण काकल्य में आता है, वह होता है हा। अब उच्छिप्त व्यंजन के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, यानी पहली और दूसरी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने उच्छिप्त व्यंजन को जो पढ़ा था। उच्छिप्त व्यंजन जो होता है ड और ढा होता है, जैसे सड़क, पढ़, ढक्कन, ये सब क्या है? उच्छिप्त व्यंजन के उदाहरण होते हैं, यानी जिसके उच्चारण में जीभ उलटकर तुरंत पीछे गिरती है, यानी ड, ढ। यानी जितने हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं, इन व्यंजन का अगर हम उच्चारण करेंगे तो सेम जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, जो डिफिनीशन हमने पढ़ी, तो वो चीज़ें हमको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो भी जाएंगी और याद भी हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक विशेष नियम आता है, ये किसी शब्द की शुरुआत में प्रयोग नहीं होते हैं। यानी जो उच्छिप्त व्यंजन होता है ड और ढ, यह किसी भी शब्द की शुरुआत में प्रयोग नहीं होते, जैसे डमरू, ढक्कन। यानी आपको दिख रहा होगा कि सिमिलरिटी इसमें भी है, इसमें भी सिमिलरिटी दिख रही है, लेकिन यहाँ नीचे बिंदी नहीं है और इसमें बिंदी दी गई है, ठीक है। इनका प्रयोग द्वित्व व्यंजन जैसे बिल्ली, कबड्डी में
नहीं होता, इनका प्रयोग द्वित्व व्यंजन जैसे बिल्ली कबड्डी में नहीं होता। द्वित्व व्यंजन का मतलब दो एक समान जैसे व्यंजन, जैसे बिल्ली हो गई, कबड्डी हो गई, हड्डी हो गई, तो इन सारे जो वर्ड होते हैं द्वित्व व्यंजन का मतलब एक साथ जो दो व्यंजन होते हैं उसमें इनका प्रयोग नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है, जैसे रिकॉर्ड, बोल्ड, इनमें इनका प्रयोग नहीं होता। ड और ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, जैसे ग्राउंड। अब इसमें क्या है, ड और ढ जो हमने बताया था आपको, ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन, इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक बिंदी नहीं लगी हुई है। हम आगे देखेंगे विशिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। विशिष्ट व्यंजन क्या होता है, यानी संयुक्त व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन या वर्ण में हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। पहला संयुक्त व्यंजन वे वर्ण जो दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर के बनते हैं, यानी वे वर्ण जो दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर के बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण होते हैं। अब इसका जो हम लोग वर्ण विच्छेद देख लेंगे कि छा कैसे बनता है, क और स से मूर्धन्य सा से मिलकर के छा बनता है। अब हम किसी भी वर्ण का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि व्यंजन में जो है स्वर छुपा होता है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण कर पाना असंभव होता है। तो ये किन वर्णों से मिलकर के बना है, क और स से, यानी जब इसमें से क और स से मिलकर के क्या है ये बना, यानी आधा क और मूर्धन्य सा से मिलकर के बना। वैसे ता जो है त्र आधा ता और र से मिलकर के बना है, और जो ज्ञा है ज और या से मिलकर के बना है, जो स्र होता है सा और रा से मिलकर के बना है। अब इसमें संयुक्त अक्षर देखते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होता है, यदि स्वर रहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन से मिलता है, यानी स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जैसे क और य, यानी हमको क्या समझ में आ रहा है, संयुक्त अक्षर क्या है, यदि जो स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन का मतलब इसमें स्वर नहीं है, अगर इसमें स्वर सहित होता तो क हो जाता। अगर ये स्वर सहित व्यंजन यानी या जो है ये क्या है, या जो है स्वर सहित व्यंजन यानी य अ य, यानी या के साथ क्या है स्वर लगा हुआ है, और ये का के साथ स्वर नहीं लगा क्योंकि ये आधा है हलंत इस पे लगा हुआ, तो हो जाता है क्या, ये क्या हो जाता है, ये संयुक्त अक्षर हो जाता है। हम बात करेंगे आगत व्यंजन क्या होता है। जो हमारा आगत व्यंजन होता है इसकी परिभाषा अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हुए व्यंजन जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ, यानी 5 प्रकार के क्या है, ये आगत व्यंजन होते हैं। और आगत स्वर क्या होता है, आगत स्वर एक होता है जो होता है अ, क्या होता है अ, आगत स्वर क्या हो जाता है, एक होता है वो होता है अ। अब हिंदी वर्णमाला में अमानक वर्ण होते हैं। अमानक वर्ण 2 होते हैं, एक होता है झ और एक होता है भ। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप इसको याद करिएगा, क्या पता पूछ ले। लेकिन इन्हें झ एवं भ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन हमने पीछे पढ़ा था ना अभी, कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, यानी जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, जैसे लज्जा, लज्ज, इसमें क्या है कोई स्वर नहीं है। रस्सी, आधा सा और पूरे सा में क्या है स्वर नहीं है, इनके बीच में क्या है स्वर है, ये स्वर है ही नहीं। सा के बाद है स्वर, लेकिन सा के और आधा सा के बीच में स्वर नहीं है। जैसे यहाँ पे जा के बाद स्वर है, लेकिन आधा जा और ज के बीच में क्या है स्वर नहीं है। यानी जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो हम क्या कहते हैं, उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बिल्ली, अब आधा ला और पूरा ला के बीच में स्वर नहीं है, ला के बाद भी स्वर है, ला के पहले भी स्वर है, वो अलग चीज़ हो जाती है,
ठीक उसी प्रकार से कच्चा में वही चीज़ है, पक्का में भी वही चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। रा वर्ण के कितने भेद होते हैं? रा वर्ण के 3 भेद होते हैं, यानी रा वर्ण के 3 भेद होते हैं, इनके प्रयोग 3 प्रकार से होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यानी जो रा का सामान्य रूप, पहला जो भेद होता है, रा का सामान्य जो रूप होता है, जैसे राजेश, राजेंद्र, रवि, राजा। अब इसका जो रेफ रूप जो होता है, यानी स्वर रहित, यानी जो रेफ रूप होता है रा का, वो स्वर रहित होता है। यह हमेशा अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे शर्म, शर्म यानी अगले व्यंजन पे लगा है। दुर्जन यानी अगले व्यंजन पे लगा है। निर्धन अगले व्यंजन पे लगता है, यानी ये हमेशा अगले व्यंजन के ऊपर लगता है। अब रा का जो पदेन रूप होता है, ये स्वर सहित होता है, इसमें स्वर होता है। यह हमेशा पहले व्यंजन के नीचे लगता है। कहाँ लगता है? पहले व्यंजन के नीचे लगता है। जैसे प्रकार, प्रवेश, प्रक्रिया, प्राण, क्रम, ट्रक, राष्ट्र, ये क्या है? यह हमेशा पहले व्यंजन के नीचे लगता है। अब हम आगे बात करेंगे उच्चारण और कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व नाद के आधार पर, यानी साउंड के आधार पर, कंपन के आधार पर, इन सारे आधारों पर हम लोग स्वर को किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ घोष। घोष को या तो हम सघोष भी कह सकते हैं या फिर घोष कहते हैं। यानी आपको अगर घोष भी मिलेगा तो भी सघोष, या सघोष मिलेगा तो भी आप सघोष कह सकते हैं। यानी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, नाद हो, यानी आवाज़ का उपयोग हो, उसे हम क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। और इसका जो घोष व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, यानी आपको वर्णमाला दी रहेगी, जिसमें से आपको वर्णमाला दी है, जिसमें से क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन होता है क्या हो जाता है? ये आपका सघोष हो जाता है। और जो सभी स्वर होते हैं, टोटल जितने स्वर होते हैं, ये सारे स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन जो होता है या, र, ल और व, ये भी क्या होता है? ये भी अंतस्थ व्यंजन जो होता है हमारा, ये भी सघोष होता है। अब इसमें ड और ढ जो होता है, ये सघोष नहीं होता है। इस तरीके से मिला करके टोटल 31 क्या हो जाते हैं? 31 हमारे घोष और सघोष हो जाते हैं। नीचे मैंने घोष, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सारे की हमने चार्ट लगा दिया है। तो उनको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग अघोष व्यंजन को देखेंगे। अघोष व्यंजन क्या है? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, केवल श्वास की आवश्यकता हो। पीछे क्या था? पीछे वाले में हमको आवाज़ की आवश्यकता थी, स्वर की आवश्यकता थी, ध्वनि की आवश्यकता थी। लेकिन इसमें क्या है? जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, केवल श्वास की आवश्यकता हो, इसे हम क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा व्यंजन, यानी पहला और जो दूसरा व्यंजन है क्या है? यही हमारा अघोष होता है। यानी आपको वर्णमाला दी गई है और इसमें का पहला और दूसरा जो व्यंजन आएगा, पूरी सीरीज नीचे नीचे तक जाती है, ये क्या हो जाता है हमारा? ये टोटल हो जाता है हमारा अघोष व्यंजन। और इसके साथ में, अघोष व्यंजन के साथ में, जो पहला और दूसरा के साथ में हम लोगों को स, स और सा, स तीनों सा जो हो जाता है, क्या हो जाता है? तीनों सा भी हमारा अघोष हो जाता है। और इस सब को मिला करके 13 हो जाते हैं। अघोषों की संख्या कितनी हो जाती है? अघोष व्यंजन की संख्या 13 हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दे दिया गया है। इस चार्ट को आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यानी अघोष व्यंजन क्या है? प्रथम और द्वितीय, यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब क्या है? ये सब आपके अघोष व्यंजन है। ठीक है। अब सघोष व्यंजन की बात करते हैं। सघोष व्यंजन क्या है? सघोष व्यंजन में तृतीय, चतुर्थ और पंचम वाला, यानी ग, घ, अंग, च, ज, छ, य, फिर ज, ये कौन सा? ये ज है, आगत आगत व्यंजन वाला ज, ड, ढ, ड़, ये सारे क्या हो जाते हैं? सघोष व्यंजन के उदाहरण हो जाते हैं।
अब हम लोग इस सारणी को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा तो पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्राणत्व वायु के आधार पर, यानी प्राणत्व वायु के आधार पर जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण के बारे में देखेंगे, जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले, जिसमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ग, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे हमने बताया था ना इस सारणी में, पहला दूसरा क्या हो गया था आपका? पहला दूसरा अघोष हो गया था, तीसरा चौथा और पांचवा सघोष हो गया था। ठीक उसी प्रकार से जो अल्प प्राण होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का जो विषम वर्ग होता है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है। अल्प प्राण को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, 135, यानी 1, 3 और 5, ठीक है, 135। और इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन लग जाता है हमारा यारा लावा, क्या लग जाता है? यारा लावा, और सभी स्वर लग जाते हैं, ठीक है। तो सब मिला जुला करके जो हमारे अल्प प्राण व्यंजन हो जाते हैं, उनकी संख्या टोटल 31 हो जाती है। संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है। अब महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर आती है, इसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें हकार ध्वनियों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या होता है, पहले वर्ग का सम वर्ग, यानी दूसरा और चौथा। हमने अल्प प्राण में पढ़ा था 135, यानी 1, 3, 5, और इसमें जो महाप्राण में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रत्येक वर्ग का सम, यानी दूसरा और चौथा। महाप्राण में क्या है? दूसरा और चौथा, ये होता है। और इसके साथ में उस व्यंजन, यानी स, 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 ये सब क्या हो जाएगा? उसमें व्यंजन, यानी हा भी इसमें आ जाएगा। तो ये मिला करके क्या हो जाते हैं? ये सब मिला करके महाप्राण हो जाते हैं। हम लोग इसके चार्ट को देख लेते हैं। और महाप्राण जो महाप्राण वर्ण की संख्या जो होती है मिला करके 15 होती है, उसमें व्यंजन को भी लेकर के साथ में, ठीक है। और उसमें व्यंजन 4 हमने पहले पिछली क्लासों में बताया भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस सारणी को अच्छे से देख लेते हैं। अब प्राणत्व वायु के आधार पर जो ध्वनियाँ होती हैं, अल्प प्राण में हर वर्ग का 1, 3, 5 एवं अंतस्थ व्यंजन होता है। संख्या 19 होती है टोटल और प्राण की, यानी 135। कचट तप, इसको हम कचट तप से भी याद कर सकते हैं। पहला कचट तप, दूसरा गज, दद, ब, अंगा, या, ड़, नम, ये सब क्या हो जाते हैं? अल्प प्राण हो जाते हैं, ठीक है। अब हम अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। यारा लावा मिलकर के क्या हो जाते हैं? ये सब मिलकर के टोटल अल्प प्राण हो जाते हैं। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा एवं उसमें व्यंजन, यानी इसकी संख्या 14, जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, और उसमें व्यंजन स, 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 ह। इस सारणी को एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अन्य दोस्तों को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।